न्यूज़ वर्ल्ड में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं मोहम्मद कमर खान। कोरोना महामारी एक ऐसी बड़ी आपदा जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है और हर एक इंसान अंदर से टूटता गया है इस महामारी का सामना करने के बाद। और जिस तरह से बात की जाए इस महामारी की, न सिर्फ इसने दर्द दिया बल्कि काफ़ी कुछ तबाह भी कर दिया है और लोगों को एक सीख, एक अनुभव भी दिया है कि हमें आगे की ज़िंदगी किस तरह से जीना है और किस तरह के प्रिकॉशंस लेकर आगे बढ़ते दिखाई देना है। लेकिन जिस तरह से बात की जाए प्रिकॉशंस को लेकर तो कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी भी नज़र आती है और बार बार ताकीद की जाती है कि हमें किस तरह की गाइडलाइन का पालन करना है। लेकिन बावजूद इसके लोग हैं कि मानने को तैयार ही नहीं है। लेकिन जिस तरह से इस महामारी ने लोगों को परेशान किया है, लोगों का कारोबार जो है उजड़ चुका है, लोग बीमार रहने लगे क्योंकि हमारा इंटरनल इम्यूनिटी जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं वीक होता नजर आया और जिसका खामियाजा लोगों ने अपनी जान गंवाकर यहाँ पर दिया है। और ऐसे में इसी चीज़ से बचने के लिए बार बार जो ताकीद की जाती है, बार बार जो गाइडलाइन का पालन करने की बात की जाती है, सिर्फ मकसद एक ही है कि हम जागरूक हो जाएं और इस कोरोना को मात देकर एक खुशहाल जिंदगी जिए। कई सारे सवाल इस कोरोना ने हमको दिए हैं तो जवाब भी कहीं ना कहीं मौजूद है, क्योंकि दुनिया में जब कोई बीमारी आती है उसका कहीं ना कहीं सटीक इलाज देर से ही सही लेकिन आता ज़रूर है। वैक्सीनेशन के नाम पर बड़ा अभियान चलाया गया और लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लिया। किस तरह की परेशानियां आई, क्या कुछ कोरोना हमें सबक देकर जा रहा है, ऐसे सवालों का जवाब हम ढूंढेंगे। हमारे साथ डॉक्टर राजेश शर्मा जी हैं जो कि नर्मदा ट्रामा ग्रुप के डायरेक्टर हैं। राज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वर्ल्ड में। सबसे पहले बात कोरोना महामारी को लेकर ही की जाए, जिस तरह से एक ऐसी आपदा जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर ये बीमारी है तो है क्या, और जब समझ में आया तो काफ़ी देर हो चुकी थी। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये एक ऐसी विश्वव्यापी, ये एक ऐसा संकट था जिसमें कभी भी मेडिकल हिस्ट्री में इस तरह की परेशानी कभी आई नहीं थी इतने व्यापक रूप में। इस तरह के एंडेमिक्स ज़रूर आए थे पहले, सार्स के रूप में आए थे पहले, या फिर कोरिया में या इंडोनेशिया, कंबोडिया उस तरफ जो है आए थे। हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि जब भी मौसम में बदलाव होता है तो एक वायरल फीवर, ये बड़ा एक कॉमन शब्द है। अक्सर जो है कुछ लोग अगर मेडिकल लीव चाहिए तो साहब छुट्टी बढ़ानी हो, साहब वायरल फीवर लिख दो, ठीक है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि जब भी वायरल फीवर आता है तो ऐसा कहा जाता है कि साहब अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे तो 7 दिन में ठीक हो जाओगे और अगर नहीं जाओगे तो 1 हफ्ते में ठीक हो जाओगे। तो कहने का मतलब ये है कि वायरल फीवर जो था ये एक इस तरह की परेशानी मनुष्य के साथ रही है, मानव जाति के साथ रही है कि एक सीज़न में खास करके जब मौसम की तब्दीली होती है तो वातावरण के अनुसार जब हम प्राकृतिक तालमेल नहीं बैठ पाता तो हमारे शरीर की जो संजीवनी शक्ति है, जिसको हम लोग अवरोधक क्षमता कहते हैं, जिसको इम्यूनिटी बोलते हैं, वो थोड़ी समय के लिए थोड़ी लो होती है। चूँकि इस वातावरण में अनगिनत असंख्य कीटाणु, विषाणु, वायरस, फंगस ये सब चलते ही रहते हैं और हम हर सांस में अरबों की संख्या में जो है इन सब को हम सांस में लेते हैं अंदर में, लेकिन हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता इतनी स्ट्रांग रहती है कि हमें सामान्यतः कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब भी आपकी इम्यूनिटी लो होगी तो ये जो अवसरवादी जो विषाणु है, जो वायरस है, ये अटैक करता है और हमारे सिस्टम को जो है ये हैम्पर करता है, अंदर में लड़ाई झगड़ा होता है, जिसके कारण जिसको हम लोग इन्फ्लामेशन बोलते हैं। हमारे शरीर की जो प्रतिक्रिया है किसी भी बाहर के आक्रमण को झेलने के लिए हम जो प्रतिक्रिया करते हैं, हमारी बॉडी जो लड़ती है, उसको हम लोग इन्फ्लामेशन बोलते हैं, उसको इन्फ्लामेशन कहते हैं। इन्फ्लामेशन के सामान्यतः 4 साइन होते हैं। एक होता है बुखार, एक होती है सूजन, एक दर्द और एक लाली, रेडनेस, है ना। चाहे इन्फ्लामेशन स्किन का हो, चाहे इन्फ्लामेशन किसी भी अंग का हो, ये 4 साइन मिलेंगे। इन्फ्लामेशन के 4 साइन होते हैं। ये जो वायरल फीवर आया है, क्योंकि कोरोना जो है, कोरोना वायरस तो पहले से ही मौजूद था, है ना। ये जो नया वायरस आया है, जो 2019 के दिसंबर में आया है, जो वुहान से, और मेरा व्यक्तिगत मत है, मैं हो सकता है कि मेरा व्यक्तिगत आगे जाके कभी गलत साबित हो, लेकिन मेरा ऐसा व्यक्तिगत मत है कि हाँ, कहीं ना कहीं ये लैब में छेड़खानी से बनाया हुआ वायरस है, ऐसा मेरा मानना है। और चूँकि ये वुहान से जब ये लीक हुआ है, चाहे वो मनुष्य की गलती से लीक हुआ है, जैसे भी लीक हुआ है, इसका चूँकि पहले मेडिकल साइंस के पास में ना तो इसका कोई तजुर्बा था और जिस तरह से फैला है ये, इसने देखते ही देखते जो है चंद महीनों में जो है पूरी दुनिया पे जो कब्जा पाया। लेकिन इस वायरस ने जो मनुष्य के शरीर में, जो फेफड़ों पे, रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो इसने अटैक किया, वो दुष्कारी परिणाम जो है हमने देखे। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि भारत में जो पहली लहर आई थी 2020 में, मार्च में लॉकडाउन शुरू हुआ,
और हमने एहतियात बरतनी शुरू हुए। ठीक है, मार्च में मैंने देखा कि हमारा भारत जो है मेरे मत अनुसार भारत गांव में बसता है। एक शहरी भारत है, एक ग्रामीण भारत है। आज भी भारत की 60-65% जनता जो है वो गांव में बसती है। लेकिन पहली लहर जब आई थी तो उसमें जो है गांव जो है बहुत गांव के गांव अछूते रहे थे पहली लहर में, यदि याद होगा आपको। और जो पहली लहर में जो ज़्यादा अटैक था वो था जो बुजुर्गवार थे या जो ओबीज थे, मोटे थे, या जिनकी कोमॉर्बिडिटी थी, डायबिटीज़ थी, या जिनको ब्लड प्रेशर था, या जिनको कैंसर की बीमारियां चल रही थी, ऑलरेडी जिनका इम्यूनिटी सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ था, उनको पहले लहर ने ज़्यादा परेशान किया। और यही कारण था कि ये भारत की जगह पे जो है, चाहे इटली हो, चाहे स्पेन हो, चाहे अमेरिका हो, वहाँ पे कहीं ज़्यादा लोगों की मॉर्टेलिटी थी। उसका रीज़न ये भी था कि आज की डेट में हमारा भारत जो है युवा देश है। 65% आबादी हमारी 35 साल या 35 साल के कम की है। हमारे यहाँ जो 60-65 साल के जो बुज़ुर्ग हैं वो मात्र 5.8% हैं। यही संख्या इटली, स्पेन में 22-23% है। तो एक बड़ा रीज़न ये भी था कि वहाँ पे बुजुर्ग ज़्यादा थे, कहीं ना कहीं एज फैक्टर जो आया फैक्टर था। बिल्कुल। और जिस तरह से आपने कहा कि वायरल फीवर की बात की जाए, इन्फ्लेमेशन की 4 सिम्टम्स आपने बताए, इन्फ्लेमेशन की बात हो या फिर वायरल फीवर की बात की जाए, तो ऐसे में कोरोना के सिम्टम्स या तो ये वायरल फीवर उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, या कहीं ना कहीं पहचान जो वायरल फीवर और इन्फ्लेमेशन में आ रही है तो एक दूसरे का तालमेल है क्या? ये बिल्कुल, मतलब वायरस जब आपके शरीर में प्रवेश करता है, इस वायरस ने, इसलिए इसको जो है हमने जो नाम दिया था इसको जो है कि कोविड वायरस दिया, ये वो पहले के जो कोरोना वायरस थे उसी फैमिली का बंदा है। जैसे एक परिवार में 4 बच्चे हैं, 3 शरीफ निकल गए, 1 बदमाश निकल गया, तो ये वो बदमाश बच्चा था कोरोना फैमिली का, जिसने आके शरीर के ही हमारे फेफड़ों के अंदर, चूँकि ये एयर ड्रॉपलेट से आता है, जब शरीर में प्रवेश करता है तो शरीर के जो कोई भी इन्फेक्शन जो शरीर में प्रवेश कैसे करता है, जो शरीर में जो हमारे जो ओपनिंग्स होती है वहीं से प्रवेश करेगा। नाक से करेगा, मुंह से करेगा, आँख से करेगा, कान से कर सकता है, या फिर एनल ओपनिंग से करता है, या फिर किसी भी तरीके से करता है। तो इसने जो है, चूँकि ये फेफड़े में गया, ये सबसे पहले इसने जो पहले, यदि आप याद होगा, पहले वायरस के जो लक्षण थे वो ये थे, हल्का बुखार आएगा, हेडेक होगा, हल्का बुखार आएगा, ड्राई कफ आएगी, वेट कफ नहीं आएगी। याद करें, यदि हमें खांसी होती है, हाँ जी, बलगम नहीं निकलता है। अक्सर जो है जब सूखी खांसी आती है तो सूखी खांसी में हालत ख़राब हो जाती है, इरिटेशन इतना ज़्यादा होता है, इसमें बलगम नहीं। इसमें क्या होता था पहले वायरस में कि बलगम सूख जाती थी, ड्राई कफ निकल नहीं पाती थी। और वो ड्राई कफ जो है वो जब जमती है हमारी सांसों की नली में, तो सांसों की नली को कम करती है, उससे फिर ब्रेथलेसनेस, सांस में कमी, ये पहले वायरस की निशानी थी। जैसे तैसे पहला वायरस निकला, ठीक है, पूरा जो विश्व ने उसको भोगा, पूरा विश्व को पता ही नहीं था कि हमको करना क्या है, क्योंकि इतनी ज़्यादा इस वायरस की जो है मारक क्षमता होगी किसी ने नहीं सोचा था। और ख़ास करके जो विकसित कंट्रीज़ हैं, अमेरिका जैसी कंट्रीज़, जिन्होंने बहुत लापरवाही से लिया इसको पहले कि भाई हमें तो, मतलब हम तो हेल्थ में बहुत आगे हैं, और जो सबने मुंह की खाई है, हम सबको मालूम है कि क्या हालत हुई है, चाहे वो किसी को बख्शा नहीं, है ना। भारत देश तो हमारा फिर भी पहली लहर में फिर भी बचा हुआ था, लेकिन पहली लहर निकल गई जैसे जैसे करके। और हमने जो है पहली लहर में हमारे साइंटिस्ट ने, हमारे भारतीय साइंटिस्ट ने बहुत ही मेहनत करके, दिन रात करके वैक्सीनेशन निकाला। पूरी विश्व में वैक्सीनेशन बने, हमारे देश ने भी जो है वैक्सीनेशन निकाले, उस पहले स्ट्रेन के खिलाफ वायरस निकाले, ठीक है। और हम सीख भी रहे थे कि हमको क्या करना है, क्योंकि ICMR जो है हर बार जो कोविड के जो नियम निकलते थे कि जिसको हो गया उसको, कौन से पेशेंट को अस्पताल में भर्ती होना है, कौन से पेशेंट को घर पे रहना है, कौन से पेशेंट को क्वारंटीन सेंटर में रहना है, ये पिछले साल हमने बहुत अच्छे से सीख लिया, है ना। लेकिन दूसरी लहर की जो बात है, जिसके लिए जो मुझे जो है आज भी जो है मुझे रात में, मतलब मैं दहशत से उठ जाता हूँ दूसरी लहर में जी। क्योंकि दूसरी लहर जो है ये लगभग जो है मार्च के आखिरी हफ्तों में आनी शुरू हुई, क्योंकि बहुत व्यापक रूप में जो है जनवरी से टीकाकरण शुरू हो गया था, ठीक है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए कि जिन्होंने जितनी समझदारी से और बहुत ही प्लानिंग के साथ में जो वैक्सीनेशन किया है, इसमें 100-150 करोड़ लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पे इतना सफलता से, मतलब वैक्सीनेशन 60-70 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन हो गया है। अमेरिका की पॉपुलेशन से दुगनी पॉपुलेशन वालों को ऑलरेडी हम वैक्सीनेशन कर चुके हैं, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये जो दूसरी लहर आई है, इसमें जो है ये अचंभा था कि इसमें जो वायरस जो आया, जो क्योंकि वायरस के अंदर में उसकी एक आदत है ये कि वो म्यूटेट करता है, 6-7-8 महीनों में जो है वो वायरस अपनी नेचर बदलता है। वायरस क्या होता है कि प्रोटीन का एक ऐसा पार्टिकल है प्रोटीन का, जो शरीर के बाहर रहेगा तो वो बढ़ता नहीं है,
वो शरीर के बाहर मृत्यु पर ही रहता है। मतलब जो वातावरण, जो टेम्परेचर मिलता है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को करना। नहीं, वो बाहर रहेगा। यदि जो है अगर बहुत एक्सट्रीम है तो वो प्रोटीन खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए जो उसके लिए जो कंडीशंस हैं उसमें वो पड़ा रहेगा, लेकिन वो 1 से 2 नहीं होंगे, 2 से 4 नहीं होगा। वायरस की विशेषता होती है कि वायरस को 1 से 2 रेप्लिकेट करने में, उसको रेप्लिकेशन बोलते हैं, उसको कोई ना कोई जीवित कोशिका चाहिए। वायरस को शरीर के अंदर अगर वो प्रवेश कर जाता है और शरीर की किसी सेल के अंदर चले जाता है तो सेल के अंदर फिर जो उसकी कॉलोनी बढ़ती है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16, प्लस जब मिलते हैं तो प्लस ही रहेगा। बस ये बात है। लेकिन वो शरीर के बाहर है तो वो कुछ दिन के बाद वो निष्क्रिय हो जाएगा, राइट। लेकिन इस दूसरी जो सुनामी आई है वायरस की, इसमें सबसे आश्चर्य हुआ है कि हमारे गांव भी अछूते नहीं रहे। क्योंकि नर्मदा अस्पताल होशंगाबाद में भी हैं और वहाँ पे मैं पार्टी की तरफ से जिला टीकाकरण अधिकारी भी हूँ, प्रभारी हूँ मैं जिले का। तो मैं जब घूमना शुरू किया, मैंने देखा कि पहले बार जो है गाँव के गाँव अछूते रहे, कोई परेशानी नहीं थी कोई। लेकिन इस बार जो है कुकुरमुत्ते जैसे जो है दूर दराज के गाँव से जो पेशेंट आने शुरू हुए। और इस दूसरी सर यहाँ पर रोकूंगा, मैं जानना चाहूँगा क्योंकि जिस तरह से पहले लहर आपने कही कि ये युवा थे वो कहीं ना कहीं इससे बचते नजर आए क्योंकि उनकी इम्यूनिटी पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। लेकिन जो दूसरी लहर ने हर एक शख्स को अपने चपेटे में लिया और कोई भी नहीं बच पाया। गाँव का भी जिक्र आपने किया, लेकिन गाँव को लेकर अक्सर ये कहा जाता रहा है कि प्राकृतिक हवा उनको मिलती रही है, शुद्ध भोजन, उनका जो रहन सहन और जो मेहनत जो रहती है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें उनके इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करती हैं। तो क्या वजह रही सेकेंड वेव में कि वो भी जो है इसकी चपेट में आ गए? बहुत ही बेहतर प्रश्न है आपका, बहुत ही उम्दा, बहुत ही बेहतर प्रश्न है। क्योंकि ये भी मेडिकल साइंस के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी कि पहली लहर में तो हमने मान लिया कि चलो जिसकी संजीवनी शक्ति कम है, जिसकी इम्यूनिटी कम है, जो मोटा है, जो कोमॉर्बिडिटी है, जिसको डायबिटीज है, जिसको बीपी है, उसकी इम्यूनिटी कम है, उसको वायरस दबोच लेगा। लेकिन दूसरी लहर में तो जवान युवा जो ना मोटे थे, ना डायबिटीज़ थी, ना जिनको ब्लड प्रेशर था, वो सारे के सारे चपेट में आए। और आश्चर्य की बात तो ये है कि दूसरी लहर में जो मरने वालों की जो एक एवरेज एज थी वो लगभग 50 से 53 साल की थी एवरेज एज। तो 70-80 साल के लोग बीमार तो पड़े, लेकिन मृत्यु की जो उम्र थी, ये सबसे कपा देने वाली बात है कि ये प्रोडक्टिव एज होती है। तो उसमें जो रीज़न जो बाद में मेडिकल साइंस को समझ में आया कि इस वायरस ने क्या किया है कि वायरस जैसी प्रवेश हुआ, इसमें आपकी बॉडी की इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग है, इसमें 2 तरह की चीज़ें हुई इसमें जिसकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग थी, जिनकी चाहे गांव के थे, चाहे वो शहर के थे, चाहे वो युवा थे, चाहे जो भी थे, जिनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग थी, वायरस ने प्रवेश किया, उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग थी, खट करके वायरस को ख़त्म कर दिया। ये नंबर 1 थे। जिनको कि वायरस ने प्रवेश तो किया, लेकिन उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होने की वजह से वायरस पकड़ा गया, वायरस को हावी नहीं होने दिया और वायरस ख़त्म हो गया। ठीक है, ऐसे लोगों को हम एसिम्प्टोमेटिक बोलते हैं कि शरीर ने प्रवेश तो किया लेकिन ये एसिम्प्टोमेटिक थे। दूसरे लोग ये थे कि वायरस ने प्रवेश किया, उनकी इम्यूनिटी ने लड़ाई करी और उनकी इम्यूनिटी और इसकी लड़ाई जो इन्फ्लामेशन, इसी को इन्फ्लामेशन बोलते हैं, उनका रिएक्शन जो है इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ कि उनके इस इन्फ्लामेशन ने ही उनका नुकसान किया। वायरस ने इन्फ्लामेशन को इतना ज़्यादा ब्लास्ट कर दिया कि इस इन्फ्लामेशन ने उनके शरीर के अंदर जो है आघात इतना ज़्यादा पहुंचाया है कि इस इन्फ्लामेशन के कारण उनके फेफड़े जो है वो फाइब्रोसिस हुए। इस इन्फ्लामेशन के कारण ही जो इन्फ्लामेटरी जो केमिकल्स बने, जो रसायन बने, जिसको डी डैमर बोलते हैं, जिसको IL-6 बोलते हैं, इसके कारण जो है उनके खून का जो थक्का था, वो जमने की जो टेंडेंसी थी वो बढ़ गई, हार्ट अटैक बहुत हुए। ठीक है, और फेफड़ों का तो इसमें ये हुआ है कि मतलब 3-4 दिन 5 दिन हमारे जो है मैं होशंगाबाद में हमने 100 बेड दिए थे। ठीक है, क्योंकि एक चीज़ और देखने में आई है कि जिस तरह से बात की जाए इन्फ्लेमेशन की, आप बात कर रहे हैं, और खून का थक्का जमा, हार्ट अटैक से मौत होने की, तो कहीं ना कहीं एक तरफ तो बीमारी ने इफेक्ट तो किया है लोगों पे, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक खौफ, एक डर लोगों के अंदर बना, तो कहीं ना कहीं वो भी जानलेवा भी बनता दिखाई दिया। बहुत सही कहा आपने। मैं आपकी चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि, और ये मेरा तजुर्बा भी है, कि एक व्यक्ति की जो पर्सनालिटी है, उसका व्यक्तित्व है, वो उसके ठीक होने में कितना रोल अदा करता है। जो आशावादी हैं, जो ऑप्टिमिस्टिक हैं, जिनकी पर्सनालिटी, जिनका व्यक्तित्व आशावादी है, उनको जो ठीक होने की, हीलिंग की जो उनकी पावर होती है, रेट, वो कहीं ज़्यादा होती है। और वही अगर आदमी निराशावादी है, थोड़ा सा पर्सनालिटी में थोड़ा सा वो पेसिमिस्टिक है, निराशावादी है,
वो तो बेचारा अपने कर्मों के कारण ही और ज़्यादा दब जाता है जी। तो इसमें भी जो है खास करके जो हाहाकार मचा है, जो क्योंकि एक तो वायरस ने समय नहीं दिया और एकदम से सुनामी जैसे जो आया है, मतलब आपका जो डिमांड और सप्लाई का जो इक्वेशन होता है कि जो है आपने इतना ज़्यादा पेशेंट एक साथ आ गए कि बड़े से बड़े शहर जो है जहाँ पे भरी हेल्थ की कैसी भी सुविधा हो, एकदम से पेशेंट आ जाएंगे तो वो चरमरा जाता है थोड़ी चीज़ें। हमारे साथ भी हुआ शुरुआत में जो है, जब एकदम से पेशेंट आए तो चाहे वो प्राइवेट अस्पताल हो, क्योंकि इसमें सारी स्वास्थ्य की जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर थे, चाहे वो मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल थे, चाहे वो एम्स का हॉस्पिटल था, चाहे वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज थे, चाहे वो प्राइवेट नर्सिंग होम थे, सबने कंधे से कंधा मिला के जो है इसमें सेवा के रूप में सामने आए हैं करके। और गवर्नमेंट ने, सरकार ने भी जो है बहुत ज़्यादा साथ दिया है, पुलिस वालों ने साथ दिया है, आपके जो पत्रकार लोग हैं बेचारे बंधु जो है, मतलब अपनी जान पे खेल के जो कवरेज करना जैसे भी है, बहुत लोगों ने बहुत साथ दिया है इसमें, चाहे हेल्थ वर्कर हो, चाहे पुलिस के हमारे भाई हों, चाहे हमारे जनरल पत्रकार बंधु हों, सब ने जो है इसमें जो है समाज के प्रति अपनी एक अहम भूमिका निभाई है। लेकिन इसमें हुआ क्या कि ये जो बीमारी थी, दूसरी लहर का जो कोविड का जो कीटाणु था, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था, बहुत खतरनाक था। और इसमें तो ये हुआ कि जो है ये कोई पेशेंट को जैसे आज जो है, क्योंकि दूसरी लहर में क्या हुआ, मैं इसमें थोड़ा सा हट के बात करना चाहूँगा। मैं चिकित्सक हूँ पेशे से, अक्सर हमारे ऊपर एक आरोप लगता है कि साहब आपने पेशेंट को वेंटिलेटर पे डाल दिया। समाज में एक इस तरह का एक भ्रामक स्थिति बनी हुई है कि साहब पेशेंट तो डेथ हो चुकी है, उसको जो है वेंटिलेटर पर रख के अस्पताल कमाना चाहते हैं। मैं यहाँ पे चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि किसी भी मृत व्यक्ति को वेंटिलेटर पे नहीं रखा जा सकता, फट जाएगा वो, कि डेड बॉडी को वेंटिलेटर पे नहीं रखा जा सकता। ठीक है, वेंटिलेटर तो एक वो प्राणदायक मशीन है जिसमें कि जो है आदमी को बचाया जाता है। और इस कोविड के समय पे जो है शायद जो है समाज में ये भ्रांतियां दूर हुई, क्योंकि हर व्यक्ति के घर में जो है वो पल्स ऑक्सीमीटर आ गया, सबके घर में, सबको पता था कि साहब SpO2 कितना होना चाहिए। बहुत कुछ वही है कि कोरोना ने सिखा दिया। अभी जिस तरह से नर्मदा ट्रॉमा सेंटर को लेकर बात की जाए, आपके ग्रुप को लेकर बात की जाए, तो कई सारे काम जो है कोविड काल के बीच यहाँ पर होती दिखाई दी, अस्पताल के नज़रिए से देखा जाए तो अब धीरे धीरे यही नर्मदा ट्रॉमा सेंटर जो ऊंचाइयों को छूता नजर आ रहा है, तो कई सारी ब्रांचेस भी आ गई। तो किस तरह की फैसिलिटीज़ रहेंगी, क्या कुछ कोविड के मद्देनजर तैयारियाँ हैं आपकी? मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि नर्मदा ट्रॉमा सेंटर जो है वो गोल्डन आवर पे विश्वास करता है। जी, गोल्डन आवर क्या होता है कि जब भी कोई स्थिति गंभीर होती है, चाहे वो एक्सीडेंट हो, चाहे हार्ट अटैक हो जाए, चाहे किसी की डायबिटीज़ बढ़ने से तकलीफ हो जाए, चाहे किसी को कोई गोली लग जाए या कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाए, तो एक गोल्डन आवर होता है। उसमें जब हमको पॉलीट्रोमा, जब हमारे कई सिस्टम जो है जब इन्वॉल्व हो जाते हैं और हमारे पास में थोड़ा सा वक्त होता है और उस वक्त अगर हम अस्पताल पहुँच जाएँ तो, या कोई भी हमको सहायता मिल जाए, तो हमारे जब मल्टीपल सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं उस वक्त हमको किसी स्पेशलाइज की ज़रूरत नहीं होती कि कोई बहुत बड़ा डॉक्टर हमको बचाएगा। उस वक्त हमको ज़रूरत होती है कि एक ऐसा सेटअप चाहिए जो हमारे वाइटल्स जो हैं, हमारा BP अगर कम हो रहा है, कहीं मान लीजिए चाकू लग गया, ब्लड बहुत ज़्यादा बह गया, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक है, इतना ज़्यादा खून बह गया कि BP नहीं मिल रहा है, उस व्यक्ति को क्या चाहिए कि आप पहले खून रोकिए उसका। तो वो ABCD, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, डायफॉर्मिटी, ऐसे करके फॉर्मूले होते हैं। तो उसमें जो है हम लोग विश्वास करते हैं, हमारे नर्मदा ट्रॉमा सेंटर के जितने भी कर्मचारी हैं उनको BLS मतलब बेसिक लाइफ सपोर्ट का एक उनको कोर्स हमने कराया हुआ है। तो हम जो है एक प्री हॉस्पिटल केयर प्रोवाइड करते हैं सर। प्री हॉस्पिटल केयर मतलब कि अगर कहीं एक्सीडेंट हुआ पड़ा है तो हमारी एम्बुलेंस जो है, जो ट्रॉमा एम्बुलेंस है, जो सुसज्जित है, और हमारा स्टाफ भी सुसज्जित है, ड्राइवर से लेके और हमारा पैरामेडिकल स्टाफ, वो एक्सीडेंट के साइट पे जाके ही ट्रीटमेंट शुरू कर देता है कि वहीं पे हम कैसे पेशेंट को वहीं पे ट्रीटमेंट दें, क्योंकि 40% डेथ जो है वो एक्सीडेंट की साइट से लेकर अस्पताल आने तक हो जाती है। बिल्कुल। तो ट्रॉमा सेंटर अपने आप में ये निभाता है। और हम जो बाकी भी हमारे, जैसे हमने छतरपुर में खोला, हम राजगढ़ में प्लान कर रहे हैं, हम नसरुल्लागंज में ऑलरेडी 1-2 महीने में खुल जाएगा हमारा, बरेली में खोल रहे हैं हम लोग जो हैं, और होशंगाबाद में हॉस्पिटल है, हम लोग आस्टा में प्लान कर रहे हैं। हम ऐसी जगह पे प्लान कर रहे हैं हॉस्पिटल जहाँ पे ऑलरेडी सुविधा नहीं है। जी, ठीक है। और ऐसी सुविधा के लिए अगर किसी मरीज़ को जो है 100-150 किलोमीटर का जो डिस्टेंस तय करना पड़ता है, और वहाँ पे वो गोल्डन आवर खत्म हो जाता है। तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आज भी कई क्षेत्र देखे जाए, चाहे ग्रामीण अंचल हो या अन्य जगहों पर, क्योंकि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेवाएं अभी भी जो है वो इस हिसाब की नहीं है जो वहाँ के लोगों को दरकार है। और ऐसे में हॉस्पिटल्स अगर करीब में खुल जाती हैं तो लोगों को सुविधाएं मिलेगी। तो कोरोना काल को लेकर बात की जाए तो एक सबसे बड़ा जो हथियार सामने आता है वो जागरूकता, क्योंकि युवाओं में कहीं ना कहीं कमी देखी गई। लेकिन वैक्सीनेशन को लेकर एकदम जब जागरूक हुआ युवा तो वैक्सीनेशन महाअभियान का रूप लेता सामने आया, और कहीं ना कहीं एक करार
करारा वार कोरोना को दिया है और ऐसे में अब सरकार ने बड़ा फैसला काफ़ी कुछ सोच समझ के लिया, वो है स्कूल खोलने को लेकर। तो इनमें किस तरह के प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या कुछ कदम उठाने चाहिए? मैं सरकार की इस पहल का स्वागत करूंगा, क्योंकि काफ़ी विशेषज्ञों की सलाह के बाद में जो है ये निर्णय लिया गया है कि हम जो है स्कूल खोलें 6वीं से 12वीं तक, और आधे बच्चों को एक दिन बुलाएंगे, आधे बच्चों को फिर बुलाएंगे। लेकिन मेरा अभिभावकों से ये है कि डरे नहीं, अपने बच्चे को तैयार करके भेजें। बच्चे जो हैं स्कूल में, क्योंकि साल 1.5 साल के बाद बच्चे जा रहे हैं, तो एकदम से मतलब अति उत्साह में आके जो है एकदम से मतलब जैसे फ्रेंड सर्कल से मिलते हैं, ऐसा नहीं। अनुशासन का जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पालन करें कि हमें कोविड में रहने कैसे है, हमें किस तरह से जो है फिजिकल डिस्टेंसिंग बना के रखनी है, शारीरिक दूरी कैसे बना के रखनी है, हमें मास्क का पालन करने का है। मास्क भी ईमानदारी वाला मास्क, केवल ऐसा उठा के नहीं लेने का, एक प्रॉपर जो N95 मास्क आते हैं उसको जो टाइट मास्क हो वो पहनने का, मास्क पहनने का है। और उसके बाद में हाइड्रेशन बराबर बना के रखें। अगर कोई बच्चे को घर में भी कहीं कोई सुस्ती है, हल्का बुखार है, तो पेरेंट्स उसको ना भेजें बिल्कुल। और थोड़े से चौकन्ना हमको रहना पड़ेगा कि आप बच्चा जब घर से जब स्कूल से वापस आ रहा है तो पहले कुछ हफ्ते जो है पेरेंट्स प्रिकॉशंस लें कि बच्चा जो है जब आ जाता है तो उसके शूज़, उसकी ड्रेस जो है घर के बाहर जो है उसको निकाल के उसको एक नई ड्रेस देने, उस ड्रेस को जो है हम गर्म पानी से धोने, क्योंकि अभी नहीं पता कि कैसा बिहेव करेगा स्कूल में, कौन सा बच्चा कहाँ से आ रहा है, हमारा कंट्रोल नहीं है। ठीक है, तो थोड़े से समय के लिए जो है पेरेंट्स को भी और स्कूल के टीचर्स को भी थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। और बच्चा अगर आते समय थोड़ा सुस्त है, बच्चे की एनर्जी लेवल्स थोड़ा सा अगर कमज़ोर हैं, तो हम जो है उस बच्चे को भी ध्यान से देखें करके। लेकिन मुझे लगता है कि हाँ, ये जाना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए बच्चों को। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर आयुष जी आपने दी है और उम्मीद है कि लोग इस इन्फॉर्मेशन को एक जागरूकता के रूप में लेंगे। और लोगों, क्योंकि अभी बच्चे छोटे, कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक के जो बच्चे होते हैं, 12 से 14 साल उम्र होती है, काफ़ी कुछ न समझे कर जाते हैं जोश और जज्बात में आकर। डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ जुड़े, स्टूडियो में आपने वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कोरोना महामारी एक ऐसी महामारी है जो अभी तक हमारे बीच में, भले ही मरीज आना कम हो गए हो, सरकार ने जिस तरह से पहल की, चाहे केंद्र सरकार की बात हो, राज्य सरकार की बात हो, जिस तरह से रणनीति अपनाते हुए इस पर अचूक वार करने की जो कोशिश की, कहीं ना कहीं उसका असर ही देखने को मिला कि आज हमारा मध्य प्रदेश कहीं ना कहीं कोरोना को मात देता नजर आ रहा है। हालांकि अभी भी शंकाएं लगातार बरकरार है, क्योंकि तीसरी लहर की जो शंका बनी हुई है उसको लेकर अभी भी प्रिकॉशंस लेने की बेहद जरूरत है, खास करके उन बच्चों के लिए जिनके लिए अभी स्कूल खोलने का फैसला सरकार ने कर दिया है। बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को भी एक जागरूकता वाला कदम उठाना होगा, आत्मनिर्भर बनना होगा, क्योंकि इस बीमारी को अगर मात देना है तो खुद को मजबूत करना होगा और एक जिम्मेदारी निभाते हुए आगे बढ़ना होगा। इस खास पेशकश में फिलहाल इतनी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड के साथ।